बाजार बोलता है। इसमें पहले देखते हैं कि एफआईज डीआईज का डेटा क्या बोलता है और उसके बाद देखेंगे कि ग्लोबल इंडिसेस क्या कह रही हैं। तो पहले एफआईज डीआईज के डेटा पर नज़र डालें तो एफआईज लगातार अभी भी बिकवाली के दौर में ही चल रहे हैं। डीआईज ने कल के सत्र में कुछ खरीदारी करने की कोशिश की 1240 करोड़ रुपए की, लेकिन एफआईज ने 2100 करोड़ की सेलिंग की है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एमएससीआई इंडेक्स में जो इंडिया का वेटेज बढ़ रहा है उससे $3 बिलियन का जो इनफ्लो की बात हो रही है वो कैसे आएगा, क्योंकि एफआईज के डेटा पिछले कुछ सालों से इस तरह का बता नहीं रहे कि एमएससीआई में वेटेज बढ़ने का कुछ फ़ायदा खास तौर पर इंडियन इंडिसेस को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एफआईज फ्लो। अगर हम ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डालें तो डाउ जोन्स तो कल अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुआ। वहाँ पर पीपीआई जो डेटा है वो अच्छा आया था, जिसकी वजह से हमने वहाँ पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई दी। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई तीनों में लाल निशान बना हुआ है। कोस्पी में जरूर हरा निशान है, करीब आधा% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। टॉप गेनर्स और लूजर्स में नज़र डाल लेते हैं कौन से आज के टॉप गेनर्स हैं। तो टॉप गेनर्स में आज मार्क्सन्स फार्मा होना भी था क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले हैं। दूसरा एसजेवीएन, यहाँ पर भी इसी तरह की तेज़ी बननी चाहिए थी, 8% बन रही है। ईपीएल यहाँ पर भी इम्पैक्ट है नतीजों का ही। साथ ही पॉलिसी बाजार यहाँ पर करीब 6% ऊपर। शारदा एनर्जी करीब 6% ऊपर। टॉप लूजर्स में एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर की स्ट्रेंथ नहीं देखने के लिए मिल रही है। तो उन शेयर्स में देखें तो यहाँ पर टॉप लूजर्स में डिशमेन कार्बोरेशन जहाँ पर की करीब 11% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स करीब 9% ऊपर है। साथ ही अगर देखें तो पिरामल एंटरप्राइजेज नतीजों के बाद यहाँ भी करीब 8% की गिरावट। एचईजी नतीजे खराब, 6% नीचे। ग्रासिम इंडस्ट्री 6% नीचे। तो कुल मिलाकर काफ़ी बड़े नाम हैं जहाँ पर की एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कह सकते हैं मिला जुला सत्र चल रहा है, खासतौर से मिड के स्मॉल कैप में वहीं पर पॉजिटिव रुझान है जहाँ पर की पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लेकिन हमारे साथ अब दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश गोरक्षाकर सर, हेड ऑफ रिसर्च हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से। अविनाश सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक सर। मैं ग्लोबल खबर पर जा रहा हूं अविनाश सर, जिसमें कि ये माना जा रहा है कि कोविड के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। एशिया में भी बढ़ रहे हैं, चाइना जापान में बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो वेरिएंट है KP3 वेरिएंट, ये उतना जानलेवा नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन तक की स्टेज नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक कंपनीज के शेयर दुनिया भर में चलने शुरू हो गए हैं। सर कैसे देख रहे हैं इंडिया में भी अभी हाल फिलहाल में ही इस तरह का सीज़न चल रहा है कि हर घर में ज़्यादातर लोगों को वायरल फीवर आ रहा है, कफ एंड कोल्ड, इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं और सभी को एक साथ हुई हैं। मतलब घर में अगर फैमिली मेम्बर को एक या दो को हुई हैं तो सभी को हो गई हैं। लगता है कि सर इंडियन डायग्नोस्टिक कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगी, लाल पैथलैब, थायरोकेयर जैसी कंपनी? विवेक, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए कोविड का जो डर है वो ऑलवेज इन कंपनीज को बेनिफिट करता है। अगर आपको डायग्नोस्टिक कंपनीज में निवेश करना है तो आपको लंबा निवेश सोचना है, क्योंकि देखिए बहुत सारा कंपटीशन अभी भी मार्केट में चल रहा है। और इसका नतीजा ये है कि सारी जो डायग्नोस्टिक कंपनीज है वो अपना प्राइसिंग जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली एग्रेसिवली अंडरकट करके वॉल्यूम शेयर कमाना चाहती है। तो थायरोकेयर की अगर बात करें या डॉक्टर पाथलैब्स की बात करें, मेट्रोपोलिस की बात करें, तो ये सारी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है जहां पे मार्केटिंग नेटवर्क इनका बढ़िया है। और प्लस इंडिया में अभी भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो काफी बड़ा है। तो जैसे जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर कम होगा, सारे जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनको बेनिफिट मिलेगी। यहाँ पे मैं कहूंगा कि कृष्णा डायग्नोस्टिक भी एक अच्छी कंपनी है जो इस फील्ड में काम करती है। तो लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली ये मौका अच्छा हो सकता है। देखिए कोविड यहाँ पे कितना असर दिखाता है वो दूसरी बात है, लेकिन आज जो मेडिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो नॉर्मल डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी बन गई है। और इंडिया में तो बड़ा पॉपुलेशन है, आई मीन हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो अभी लोगों को होते हैं, इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट इन कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली अगर कोई पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली ये दो तीन कंपनीज अच्छा विकल्प प्रूव हो सकती है। बट टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म रखे, क्योंकि प्योरली कोविड का ही रीजन लेके अगर हम निवेश करते हैं तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इमेच्योर होगा, क्योंकि देखिए ये जो कोविड का वेरिएंट है ये अभी तक वेल एस्टेब्लिश नहीं है और इंडिया में ऐसा कोई खबर आई नहीं। बिल्कुल सर। एक अमेरिका में डेटा जिसकी वजह से कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट में स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी, वो थी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसका कि एक ये माना जा रहा है कि इम्पैक्ट होगा फेड की पॉलिसी में भी। आज चूँकि वहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा भी है तो उसका भी दुनिया भर की नज़रें हैं कि वहाँ पर किस तरह का इन्फ्लेशन डेटा देखने के लिए मिलेगा।
कैसे देख रहे हैं सर, फेड रेट कट होगा क्या सितंबर में? आई थिंक देखिए विवेक, ऑल सब इंडिकेशंस तो अभी ऐसे ही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत समय के बाद अभी नीचे आ गया है। और प्लस यूएस इकोनॉमी में अभी काफी फेड गवर्नर पे प्रेशर जो था वो अभी कम हो गया है। आई थिंक उन्होंने क्लियरली कहा है कि डेटा अभी फेवरेबल लग रहा है, इन्फ्लेशन उनके हिसाब से अभी काफी कम हो चुका है। इनफैक्ट पिछली बार जब उन्होंने कमेंट्री दी तभी उन्होंने क्लियरली कहा कि इन्फ्लेशन हैज कम डाउन एज पर एक्सपेक्टेशंस, और आगे ये ट्रेजेक्टरी अगर शुरू कंटिन्यू होती है तो हो सकता है कि सितंबर के बाद आपको 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट कट अनाउंस हो। तो पॉसिबली इलेक्शन के पहले, मेरे ख्याल से 15 या 25 नवंबर को यूएस इलेक्शंस है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसके पहले ही ये डिसीजन आए, क्योंकि मार्केट भी वहां पे इंतजार कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल कभी शुरू होगा। तो 90% चांसेस है कि ये इलेक्शन के पहले हो जाए। जी, कुछ एक दर्शक भी सवाल भेज रहे हैं, उनके सवाल भी लेते हुए चलते हैं। देवाशीष जाना जी का सवाल है, फिनोटेक्स केमिकल पर 372 रुपये के लिए हुए हैं, और साथ ही सोना BMW इसके 632 रुपये पर लिए हुए हैं। विजय सर, लॉन्ग टर्म पर चार्ट कैसे दिख रहे हैं इन दोनों काउंटर्स के? विवेक, फिनोलेक्स क्या है भाई? सर, फिन्यूटेक्स केमिकल और दूसरा सोना BMW। फिनोलेक्स का तो मेरे पास चार्ट नहीं है, बट मैं सोना BMW के बारे में जरूर कहूंगा जी बिल्कुल। कि ओवरऑल अगर हम ट्रेंड ऑफ द चार्ट देखें तो जो इसका रिसेंट स्विंग हाई था 764, वहां से जो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इस समय ये दर्शाता है कि ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है इसकी प्रॉफिट बुकिंग, और जो प्रॉफिट बुकिंग इसको लेके जा सकती है वो लगभग 620 630 तक लेके जा सकती है। तो अगर स्टॉप लॉस कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आप 620 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। और रही बात ऊपर में, तो ये अगर ये 580 या 85 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप मान के चलेंगे कि ये जो गिरावट है ये सस्टेन हो गई है, और यहाँ से फिर ये दोबारा उछाल लेगा और जो रीटेस्ट कर सकता है दोबारा अपने प्रीवियस स्विंग हाई को। तो अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो बने रहिए, 620 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और 690 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आप मान के चलिए कि ये दोबारा रीटेस्ट करेगा अपने प्रीवियस स्विंग हाई, दैट इज 760 या 62 के आसपास का प्रीवियस स्विंग हाई था, उसको रीटेस्ट करेगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो ये एक साल में हो सकता है कि आपको लगभग 880 से 900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो स्टॉप लॉस की है, 620 के नीचे का जरूर स्टॉप लॉस बना के चलिए। बिल्कुल, 620 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर रखें आप अपने शेयर को। अरुण जी का सवाल है जुपिटर वैगन पर। अविनाश सर, जुपिटर वैगन बहुत सुर्खियों में आ गया है ये शेयर रेलवे काउंटर्स पर, इस पर आपका व्यू क्या है सर? देखिए, मेरे ख्याल से जुपिटर वैगन एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली रेलवेज को केटर करती है, बट अभी कमर्शियल व्हीकल्स के जो बॉडी बिल्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वहां पे भी वो काफी बड़ी मात्रा में काम करती है। प्लस अभी डिफेंस सेक्टर को भी इन्होंने मेरे ख्याल से अपने प्रोडक्ट सप्लाई किए। अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहां पे भी इन्होंने अच्छी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ विवेक, कम से कम अगले 1.5-2 साल के लिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और अभी जो कंपनी ने नतीजे भी डिक्लेयर किए जून क्वार्टर के वो बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी थी। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर यहाँ पे किसी को फ्रेश निवेश करना है तो मिनिमम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम दे दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक निचले लेवल से बहुत चल चुका है। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि अर्निंग्स ग्रोथ अगले 1.5-2 साल के लिए कम से कम 20-22% का ग्रोथ आएगी। तो ये ग्रोथ मार्केट्स को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इस लेवल पे भी आएगी तो एक 15 से 20% की अपसाइड आपको स्टॉक में मिल सकती है। तो थोड़ा सा बढ़ चुका है, लेकिन हाँ, अगर किसी को निवेश करना है तो SIP में भी आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखें। बिल्कुल, तो 12 से 15 महीने के टाइम फ्रेम के लिए आप इसको रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिला है वो है मयंक राव जी का। बोल रहे हैं कि सर मैं पिछले 6 महीने से मनी 9 को ही फॉलो करता हूँ। थैंक यू मयंक जी। बोल रहे हैं कि मेरे पास सुजलॉन के कुछ शेयर हैं 67 रुपीज़ के प्राइस के, और जोमेटो के शेयर हैं 187 के प्राइस के। ब्रजेश सर, कैसे दिख रहा है? आज सुजलॉन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, 80 के पार कर गया था लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आया, कैसे ट्रेड करें? तो देखिए 70 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट कि अगर हम रैली की देखें तो जिसमें जो रैली आई है ऑलमोस्ट
मई से जो रैली आई थी 37 रुपये से, वो एक वन वे रैली है, एक कर्व स्विंग हाई है। तो मेरा ऐसा मत है कि थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए अपना, अगर आपने निचले स्तर पे ले रखा है। 70 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें, और अगर ऊपर में ये 80 के ऊपर अगर दोबारा बंद देता है तो आप मान के चले कि इट कैन रीच टू द लेवल ऑफ 92 to 95 इन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो सुजलॉन में 70 रुपये का एक स्टॉप लॉस, और फिर जो टारगेट रहेगा वो 92 से 95 पर रहेगा जी। जोमेटो की अगर मैं बात करूं तो जोमेटो में जो डेली चार्ट में एक हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है, और जो निचले स्तर का अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 230 का अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर वो ब्रेक होता है तो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, एंड इट माइट रीटेस्ट 200-205 ऑन जोन। तो 230 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और लगभग ये लेवल पे से 260-265 के आसपास में एक प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 290 के ऊपर अगर बंद देता है तो फिर ये आपको 330-335 तक के भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि क्योंकि थोड़ा सप्लाई आ गई है इसमें, तो प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। 230 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो सुजलॉन 70 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन जो लोग प्रॉफिट में है थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पार्शियल, और जोमेटो में 230 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। सुजलॉन पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो जो भी दर्शक हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यही आप सभी के लिए एक जेनरिक आंसर रहेगा, जो भी सुजलॉन में निवेशित हैं। अविनाश सर, एक और खबर जो कि एक इम्पॉर्टेंट खबर के तौर पर देखी जा रही है, नोमुरा और डॉयशे बैंक इन दोनों ने कहा है कि भारत में कंज्यूमर डिमांड थोड़ी सी घट रही है, तो हो सकता है कि आरबीआई रेट कट ले सकता है, और जो एंटिसिपेटेड था कि शायद नेक्स्ट ईयर में लेंगे या दिसंबर एंड से वो सोचना शुरू करेंगे अपनी पॉलिसी में, हो सकता है कि वो रेट कट लेने पर बाध्य हो जाएं। आप कितने इत्फाक रखते हैं इस बात से? और दूसरा, अगर कुछ भी रेट कट अमेरिका में भी आता है तो उसका कुछ एक रेप्लिका यहाँ भी दुनिया भर के बाज़ारों में भी देखने को मिलेगा। कौन से शेयर्स पर फोकस करें सर? बिल्कुल, देखिए इंटरेस्ट कट यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोलेबल टेरिटरी में है। आई थिंक जो आरबीआई का कंफर्ट है 4%, हम वही रेंज में है। और मुझे लग रहा है कि देखिए ग्लोबली जब भी कोई सेंट्रल बैंक जैसे यूएस की सेंट्रल बैंक अगर रेट कट करती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी आता है। क्लियरली अगर इंटरेस्ट रेट कट आता है, जो हमें लगता है पॉसिबली सितंबर के बाद यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि एक 25 बेसिस पॉइंट कट हो, तो जो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये सारे सेक्टर्स में आपको डेफिनेटली मान के चलना चाहिए कि जहां पे इंटरेस्ट जो काफी बड़ा कंपोनेंट है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, और मे बी जहां पे वर्किंग कैपिटल की काफी जरूरत लगती है, जहां पे फाइनेंसिंग की बहुत जरूरत लगती है, यहाँ पे अच्छा मुनाफा बनेगा। इनफैक्ट आप बैंकों को देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखिए, अगर इंटरेस्ट कट आता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली जो कट आएगा वो कस्टमर्स को पास करेंगे और उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो डेफिनेटली आई थिंक ये सारे सेक्टर्स को आपको वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कट आता है तो डेफिनेटली इसका असर इन सारे सेक्टर्स पे पॉजिटिव होना चाहिए। जी, एक दर्शक हैं अरुण मांझी जी, जिनका सवाल है बीपीसीएल पर। ब्रिजेश सर, इन्होंने 339 रुपये के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, क्या करें सर? तो अगर मैं बीपीसीएल की बात करता हूँ, मोस्टली 2 या 3 दिन से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईएससीएल में तीनों में ही एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो एचपीसीएल का ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बीपीसीएल से। लेकिन जैसे कि प्रश्न एचपीसीएल का है, तो मैं यही कहूँगा कि 317 के आसपास। बीपीसीएल का है सर, बीपीसीएल सॉरी बीपीसीएल पे इनका सवाल है, तो मैं यही कहूंगा कि इस समय 326 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 317 और 310 बैंड का अच्छा सपोर्ट है, तो आप 310 का स्टॉप लॉस लेके बने रहिए। और ऊपर में अगर हम देखें तो स्टॉक को जो सप्लाई मिल सकती है वो लगभग 345 से 350 के बीच में सप्लाई मिल सकती है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए से। अगर ये सप्लाई जोन एब्जॉर्ब हो गया तो स्टॉक कैन जंप टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 370 ऑल्सो। तो मेरा ऐसा मानना है कि बने रहिए, पहला 310 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 320 के नीचे आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं 310 का स्टॉप लॉस। प्ले फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 340-345। अगर 340 के ऊपर बंद देता है देन इट कैन जंप टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 370। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 310 का स्टॉप लॉस। जी,
एक और खबर वेदांता को लेकर है, जिसमें कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक में अपना 2.6% स्टेक बेचेगी और इसमें अगर वैल्यू देखें तो करीब 5500 से 6000 करोड़ रुपए कल की प्राइस पर हिंदुस्तान जिंक के अगर स्टेक को देखें तो बन सकती है। अविनाश सर, इस खबर को किस तरह से रीड करना चाहिए कि वेदांता को एक डिविडेंड मिलेगा तो वो कैपेक्स पर लगाएंगे या वो अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफ़र करेंगे और वो अपना कर्ज चुकाएगी? किस तरह से इसको रीड करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर ये पैसा कर्जा रिपे करने में होता है, वेदांता अगर इसको डेट रिपेमेंट के लिए यूज करती है, तो मार्केट इसको काफी पॉजिटिवली लेगी, क्योंकि देखिए कर्जे को लेके वेदांता का बैलेंस शीट अभी भी काफी लिवरेज है और काफी हद तक काफी पैसा इनफैक्ट इन्होंने डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जो कर्जा है वो अगर कम होता है तो विवेक, मेरे ख्याल से मार्केट्स को ये बात पसंद आएगी, क्योंकि देखिए 2.5% जो सेल होगा वो पैसा अगर वेदांता मेरे ख्याल से डेट में कंप्लीट करता है और थोड़ा कमजोर, हालांकि अमाउंट बड़ा नहीं है, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत कम डेट कम होती है तो इसको पॉजिटिवली मानना चाहिए। बट अगर ये डिविडेंड के लिए वापस यूज किया जाएगा तो उसका कोई प्रोडक्टिव यूज मार्केट परसीव नहीं करेगी। तो आई थिंक ये कैसा यूसेज होता है उसके ऊपर मेरे ख्याल से आगे का स्टॉक में रीरेटिंग होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बिल्कुल। एक और खबर सर, इथेनॉल प्राइस जल्द ही सरकार बढ़ा सकती है। कल हमने इस खबर को आते हुए देखा। इथेनॉल के जो अलग अलग वेरिएंट हैं, जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी कीमतें 58-60 रुपये से लेकर 66 रुपये लीटर तक है। कहाँ पर लगता है सर प्राइस बढ़ेंगे? क्योंकि इसमें फैसला नवंबर से पहले होना है। नवंबर सीज़न में जो नया ऑर्डर्स खुलेंगे उसके लिए एथेनॉल की जो नई कीमतें होंगी वो जारी की जाएंगी। कौन सी कंपनीज पर फोकस रखें? कितना फ़ायदा मिल सकता है सर? अविनाश सर। ख्याल से जो भी शुगर की कंपनीज है, जैसे कि बलरामपुर चीनी है, रामपुर शुगर है, जो डिस्टिलरी कंपनीज है जैसे कि बीसीएल इंडस्ट्रीज है, एसोसिएटेड अल्कोहल है, ये सारी कंपनीज को डेफिनेटली काफी फायदा होना चाहिए। बट जो शुगर कंपनीज है जो मोलासिस बनाती है और जो अल्कोहल बनाती है, जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल माना जाता है, तो यहाँ पे आपको फोकस रखना चाहिए। इनफैक्ट शुगर की कंपनीज में हमने थोड़ी बहुत तेजी 1-2 हफ्ते से देखी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी शायद गवर्नमेंट एथेनॉल को डीजल में भी ब्लेंड करने की बातें कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से बड़ा डिमांड पोटेंशियल है, क्योंकि डीजल में भी ग्लोबली एथेनॉल मिक्स करके उसका यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो कंपनीज एथेनॉल इक्विपमेंट बनाती है जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज है, इनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि देखिए बहुत फ्यू कंपनीज इंडिया में जो इस कैलिबर का इक्विपमेंट बना सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल आउटलुक तो पॉजिटिव है, लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा कि कीमतें कितने बढ़ती है ओवरऑल रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर डीजल में ये ब्लेंडिंग पॉसिबल है नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो जो किया था, वो गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि 25 तक ही ये अचीव हो जाएगा। तो उसका मतलब डिमांड पोटेंशियल तो काफी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट काफी हद तक फॉरेन एक्सचेंज भी बचाएगी। तो जहां पे खर्चा कम होगा गवर्नमेंट का ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ये बात सभी को पता है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को डेफिनेटली इंसेंटिवाइज करे। जी, एक और खबर, वोडाफोन आइडिया पर लगातार खबरें आ रही हैं। रिजल्ट्स भी हमने परसों मार्केट बंद होने के बाद देखे, नतीजे इन लाइन विद एस्टीमेट से। हमने कल इस पर बात भी की थी, लेकिन कल उन्होंने एनालिस्ट मीट में जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि सरकार कंपनी में जो हिस्सा बेचने वाली जो बातें हो रही हैं बेचने की उनकी, उसके लिए गवर्नमेंट फ्री है, हमें कोई नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनके अपडेट्स आए हैं। सिटी ने वोडाफोन आइडिया को खरीदने की राय दी है 22 रुपये के लक्ष्य के लिए। मौजूदा भाव से करीब जो कल की क्लोजिंग थी उससे करीब 42% का रिटर्न इस काउंटर पर संभव है। उनका कहना है कि टैरिफ बढ़ाने का फ़ायदा दूसरी तिमाही से मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई 4 से ज़्यादातर कंपनीज ने अपने जो मोबाइल के टैरिफ हैं वो बढ़ाए थे, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये जो 3 महीने होंगे यहाँ पर जो टैरिफ बढ़ा है उसका फ़ायदा कंपनीज को मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जो इम्पॉर्टेंट बात सिटी ने बोली है वो ये है कि AGR की माफ़ी के लिए जो इन्होंने कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली हुई है उस पर फैसला कब आएगा उसका इंतज़ार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AGR मिलना काफ़ी बड़ा पॉजिटिव होगा। साथ ही जो कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में भी कहा
की जो वो बैंकर से बात कर रही है पैसे जुटाने को लेकर, वो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा, सिटी की रिपोर्ट ये कहती है। तो उन्होंने 22 रुपये के लक्ष्य के लिए इस काउंटर में खरीदारी की राय दी है। दूसरी रिपोर्ट है नुवामा की, जिसने कि इसमें होल्ड की राय दी है 16.5 रुपये के लक्ष्य के लिए। उनका कहना है कि Q1 नतीजे तो ठीक रहे, अच्छे रहे, लेकिन कंपनी का सफलता से चलना ही एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। कंपनी अभी चल रही है, गोइंग कंसर्न है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन आउट ऑफ वुड्स अभी नहीं है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो नुवामा की एक रिपोर्ट जहां पर 16.5 का लक्ष्य, सिटी की एक रिपोर्ट 22 रुपये का लक्ष्य है। अविनाश सर, कैसे देखना चाहिए वोडाफोन आइडिया को सर ऑन द फंडामेंटल ग्राउंड्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनकी जुलाई में ये जो पिटीशन है वो उस पर अपडेट भी आया था कि जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो वकील हैं हरीश साल्वे, काफ़ी बड़ा नाम है, उनकी तरफ से ये अपडेट आया था कि हमें जल्द इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला लेगी। नहीं, आई थिंक देखो विवेक, मुझे तो लगता है कि अभी भी वोडाफोन इंडिया जो स्टॉक है वो ज्यादातर एक ट्रेडिंग स्टॉक है। फंडामेंटल्स में अगर हम Q1 के नतीजे देखें तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लॉसेस में हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी बॉटम लाइन तो पॉजिटिव दिखा नहीं रही है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि अगले 2-3 क्वार्टर के लिए ये प्रॉफिटेबिलिटी में होगी। और मुझे लग रहा है कि देखिए, जब तक कंपनी मुनाफे में नहीं आती, कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होते, आरपू बढ़ने के बाद भी अगर ये मुनाफा आता नहीं है पॉजिटिव में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए आप आगे री रेटिंग के लिए दिक्कत होगी। शेयर प्राइस ऑब्वियसली काफी ऊपरी लेवल से पिट गया है, इनका एफपीओ भी काफी सक्सेसफुल था, लेकिन फाइनली मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ को देखती है, मार्केट पॉजिटिव कैश फ्लो को देखती है। तो हमारा मानना है कि जिनको ट्रेडिंग करना है उनकी बात अलग है, लेकिन फंडामेंटल व्यू पे मुझे लगता है कि अगर आपको टेलीकॉम शेयर में काम करना है तो भारतीय एयरटेल है, रिलायंस है, ये काफी बड़े दिग्गज प्लेयर, और अभी कंपटीशन इतना बड़ा है, 5G के लिए काफी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो बेटर टू स्टिक टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेम लाइक भारती, जो मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे आपको अच्छा पैसा बना के देगा। वोडाफोन में मुझे लगता है वही एंटर करे जिनको शॉर्ट टर्म में या एक ट्रेडिंग व्यू प्योरली से काम करना है। बिल्कुल। अविनाश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं? हमको 2 कंपनीज पसंद है, आपको इन कंपनीज के नतीजे जून क्वार्टर के भी आए हैं। पहला तिलक नगर डिस्टिलरीज है। देखिए, ये कंपनी अल्कोहल बनाती है और अभी अल्कोहल की कंपनीज में बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। कंपनी का जो मुनाफा है वो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में 40 करोड़ तक आया है, जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में करीबन 26 करोड़ था। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी है, प्राइसिंग भी अच्छी है, तो हमारा मानना है कि आने वाले साल में कम से कम पिछले साल के हिसाब से कम 25% की ग्रोथ की प्रॉफिट आएगी, और करीबन अभी जो भाव 240-243 चल रहा है, यहाँ पे करीबन 300-305 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकेगा। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऐसे बाजार में, क्योंकि रिजल्ट के बाद अभी स्टॉक थोड़ा सा वापस सॉफ्ट हो चुका है, तो ये अच्छा खरीदने का मौका रहेगा। और दूसरा शेयर विवेक जो हमको पसंद है वो है BLS इंटरनेशनल। अभी सभी लोग जानते हैं कि BLS कंट्री का सबसे बड़ा वीसा प्रोसेसिंग प्लेयर है, करीबन 66 कंट्रीज में ये काम करते हैं। पिछले साल करीबन 1600 करोड़ पे 326 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस बार फर्स्ट क्वार्टर भी बहुत तगड़ा आ गया है, 121 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले क्वार्टर में करीबन 70 करोड़ था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और अभी इन्होंने जो टर्की की कंपनी खरीदी है आई डेटा, इसका भी कंट्रीब्यूशन हमको लगता है कि FY25 में आएगा। तो करीबन देखिए, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक प्रॉपर प्ले है, तो यहाँ पे 470-475 के टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे भी निवेश किया जा सकता है। जी, एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं सुनीता चौधरी जी, उनका सवाल है मार्क्सन्स फार्मा पर 3500 शेयर हैं इनके पास 70 रुपीज़ के, 204 रुपये ये शेयर आ चुका है। पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने इतने अच्छे पेशेंस के साथ एक कंपनी को रखा और एक मल्टी बैगर रिटर्न आप पा रहे हैं, और कल रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले। काउंटर आज 8% ऊपर है। ब्रिजेश सर, आज प्रॉफिट बुक करने का दिन है या यहाँ से एक नया व्यू लेने का दिन है कि अभी इसको और रखा जाए, रिजल्ट्स तो अच्छे हैं? ओवरऑल ट्रेंड तो मजबूत है। अगर हम वीकली चार्ट, मंथली चार्ट देखें तो इसमें कोई भी अभी नेगेटिविटी आई नहीं है, और लगभग 2021 में अगर उसके चार्ट पैटर्न को देखें तो वहाँ पर एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था, उस टाइम उसकी कीमत लगभग 60 या 70 रुपये के आसपास थी, और जो फ्लैग पैटर्न का टारगेट बनना था वो लगभग 120-140 रुपये का बना था। अब तो खैर स्टोरी टोटली डिफरेंट हो गई है, 204 पे आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो पहली सलाह तो यही है कि बने रहिए। 180 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए, अगर वो ब्रेक होता है तो आप निकल जाइए।
अन्यथा बने रहने की सलाह रहेगी। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो मेरा ऐसा मत है कि आप 10 रुपये आप बाइंग कर सकते हैं, 180 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल रहा है, अगर किसी की 3 से 6 महीने की अवधि है तो लगभग 250 रुपये के आसपास में टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 280 के आसपास का सपोर्ट है, ऑन क्लोजिंग बेसिस आप उसका स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। बिल्कुल। ब्रिजेश सर, एक उनका शेयर और है ऑयल इंडिया सर, इसमें भी इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1600 शेयर लिए हुए हैं, अच्छी क्वांटिटी ली हुई है। लॉन्ग टर्म में व्यू जानना चाहती हैं? तो ओवरऑल ट्रेंड तो मजबूत है। अगर आप देखें 2022 से लगभग 110-111 के आसपास में ट्रेड करता है। इसमें एक पैराबोलिक कर्व आपको देखने को मिलेगा। इस समय लगभग 675 के आसपास का भाव है। 2-3 सपोर्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो जो ध्यान में रखने हैं। एक पहला जो सपोर्ट लग रहा आ रहा है वो लगभग 590 का आ रहा है, और दूसरा जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो 550 का रहेगा। पहली बात तो ये कि बने रहिए। किसी को अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो जो दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट बताएं 550 और 590, उसका स्टॉप लॉस लेके चाहें तो आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है। और जो टारगेट ऊपर में रहेंगे वो लगभग 820 से 840 के निकल के आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मत है कि बने रहिए, और फ्रेश बाइंग भी अगर किसी को करनी तो कर सकते हैं, लेकिन 550 और 590 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रख के चलिए। उस पैरामीटर्स पे अगर आपका और लॉन्गर टर्म व्यू है तो 550 का स्टॉप लॉस, अगर आप 3 से 6 महीने के आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो 590 का स्टॉप